तुम जानते हो बूढ़े कोहरे वाले पहाड़ों पर क्यों नहीं जाते? पिताजी की एड़ी घायल हो गई थी, उन्हें दादा के साथ जाना पड़ा। चलते चलते दादा रुक गए और इशारा किया। मैं उन्हें बुलाने वाला था। आगे जंगली जानवरों का इलाका था। पिताजी का चेहरा सफेद हो गया। उन्होंने मेरा मुंह ढक लिया और चुप रहने को कहा। चुप रहो, वो तुम्हारे दादा नहीं है। पिताजी ने मुझे बुलाया। उन्होंने मशाल जलाई। याद रखना, आज पहाड़ पर सिर्फ हम 3 ही आए हैं। मैं उलझन में था, समझ नहीं आया पिताजी क्या कर रहे थे। तो को दादा। चुप रहो। पिताजी ने मुझे बोलने नहीं दिया। उन्होंने चारों ओर देखा। उनके माथे पर पसीना था। मैं भी चुप रहा। हम धुंध में खड़े थे। दादा धीरे धीरे गायब हो गए। पिताजी ने राहत की सांस ली। फिर उन्होंने सख्ती से याद दिलाया। आज पहाड़ पर सिर्फ हम 3 ही हैं। पिताजी, क्या अब हम घर जा रहे हैं? हम वापस नहीं जा सकते। अगर वह गांव पहुंची तो लोग मारे जाएंगे। हमें सुबह तक रुकना होगा। सूरज निकलने पर हम नीचे जा सकते हैं। आज रात यहीं रहना होगा। एक सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। 2 लोग पहरा देंगे, एक आराम करेगा। पिताजी ने फौरन लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हमने अपनी कलाई पर रस्सियां बांध ली ताकि कोई हलचल महसूस हो सके। मैंने धीरे से भाई से पूछा, दादा कहाँ चले गए और वो चीज क्या है? भाई ने कहा, उसका नाम मत लो, वो बहुत खतरनाक है। ये सुनकर मुझे डर लगने लगा। दादा बूढ़े नहीं लग रहे थे, तो वो कब से ऐसा थे? तभी काला कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा और बेचैनी में पिताजी की तरफ दौड़ पड़ा। धुंध इतनी घनी थी कि 3 मीटर की रस्सी की दूरी भी पारदर्शी नहीं थी। मैंने और मेरे भाई ने एक दूसरे को देखा और तेजी से आगे बढ़े। हमने देखा कि पिताजी की आंख के पास खरोंच आई थी और खून बह रहा था। वह दर्द से कराह रहे थे। अभी अभी लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे और अचानक गिर पड़े। काला कुत्ता बेचैन होकर इधर उधर घूम रहा था। कुत्ते की नाक फड़क रही थी। धुंध में कुछ हमें देख रहा था। हमने ज्यादा नहीं सोचा। मैं और भाई पिताजी को खींचने लगे। वहाँ दवाइयां उठी। तभी भाई अचानक रुक गया। भाई, क्या तुम्हें याद है कि हम किस दिशा से आए थे? मैं चौंक गया। बैग 2 से 3 मीटर दूर था। हम ज्यादा नहीं चले थे, फिर भी उसे नहीं ढूंढ सके। मेरे भाई ने पिताजी को मेरे हाथों में सौंप दिया। यहाँ से मत हिलो, रस्सी को कसकर पकड़ो। मैं पहले वाली जगह ढूंढता हूँ। मैंने कई बार सिर हिलाया। सावधानी से पिताजी से बात की। पिताजी, आपको क्या हुआ? वह हांफते हुए बोले, उनकी आंख में दर्द था। वही चीज हमें रोक रही है। बेटा, किसी पर भरोसा मत करना। पहाड़ से निकलने के बाद यहाँ मत आना। पिताजी की बातें उलझी थीं। समझ नहीं आ रहा था। उनकी आंखें फैल रही थीं। वह बेहोश होने वाले थे। मैंने घबराकर भाई को पुकारा। भैया, बदला लिया। काले कुत्ते ने जोर से भौंकना शुरू किया। भाई ने रस्सी खींची। हमने 2 कदम आगे खींच लिया। आई, जल्दी आओ, आप बढ़ाओ। मैं ज्यादा सोच नहीं पाया। मैं रस्सी के सहारे आगे बढ़ा। जैसे ही पहुंचा, देखा कि दादा और भाई झगड़ रहे थे। मुझे देखकर दादा चिल्लाए, अरे प्यारे पोते, जल्दी मेरी मदद करो। भाई भी चिल्लाया, भाई, वह दादा नहीं है, वह राक्षस है, जल्दी उसे मारो। दादा की अजीब हरकतों को याद करते हुए मैंने छुरी उठाई। मैं मारने के लिए तैयार हो गया। उस पल राक्षस भाई की पकड़ से छूटकर गायब हो गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दादा की आंखों में वही परिचित नजर थी। काला कुत्ता जोर जोर से भौंका। वह हमें बुला रहा था। तभी भयानक गर्जना सुनाई दी। ये भालू की आवाज थी। मैं और भाई तुरंत दौड़े। पिताजी कांपते हुए बड़बड़ा रहे थे। खत्म हो गया। वह चीज हमें घूर रही है। हम अब वापस नहीं जा सकते। वह तो हमारे असली दादा हैं। हम उन्हें कैसे बचाएं? अब वह आपके दादा नहीं है। आप उनके लिए केवल मांस हैं। रात हो गई थी। पिताजी ने मिर्च का पानी चेहरे पर लगाया। भाई जागना चाहता था। पिताजी ने कहा, आराम करो, वरना वह चीज फिर आएगी। कोई नहीं भागेगा। रात और कानी हो गई। हमने गड्ढा खोदा, फिर उसमें आग जलाई। जब मेरी और भाई की बारी आई, पिताजी ने कहा, पेड़ की कुछ शाखाएं तोड़ लाओ, ये आग बुझनी नहीं चाहिए। मैं पेड़ पर चढ़ने लगा और सूखी शाखाएं छूने लगा। जब मैं तोड़ने वाला था, पिताजी ने नीचे से चिल्लाया, उन शाखाओं को मत छूना, थोड़ा और ऊपर चढ़ो, नहीं तो उतारने में मुश्किल होगी। ठीक है, मैंने कहा। जितना ऊपर चढ़ा उतना कठिन हुआ। मोटी शाखाएं देखी पर चूक गया। पिताजी, क्या यहाँ तक ठीक है? मैंने पूछा। थोड़ा और ऊपर चढ़ो, रात हो गई है, तुम्हें साफ नहीं दिख रहा। बाईं ओर एक जगह है, बड़ी शाखा टूटने वाली है। मैंने ऊपर देखा, बाईं ओर चढ़ते हुए फिसल गया। मुझे अचानक डर लगा। पिताजी मुझे कैसे देख रहे थे? यहाँ तो बड़ा कोहरा था। ये सोचते ही मेरा चेहरा हरा पड़ गया। मैंने पैर से 2 बार हिलाया, जैसे ठोस जमीन पर रखा हो। तभी एहसास हुआ कि मैं ऊपर चढ़ने की बजाय आगे रेंग रहा था। मेरे चारों ओर इंसान जैसे राक्षस खड़े थे। कोहरा इतना था कि उनके आकार साफ नहीं दिख रहे थे। उनकी आंखें रात में हरी चमक रही थीं। ठंडा पसीना मेरे सिर तक पहुंच गया। मेरे होंठ सफेद हो गए। मैंने सूखे गले से थूक निकला। धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। पिताजी, ऊपर की शाखा पकड़ने में मुश्किल है। अगर फिर से पैर फिसला तो गिर जाऊंगा। फटी हुई आवाज और जानवरों की गुर्राहट सुनाई दी। थोड़ा और ऊपर चढ़ो, शाखाएं कम पड़ जाएंगी। उनके खुरदरे हाथ मेरी ओर बढ़े। उनके गले हिल रहे थे। मेरे हाथ पसीने से भीग गए। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। राक्षस आगे बढ़ रहे थे। नीचे की शाखा नहीं तोड़ी थी। तभी पिताजी की आवाज आई, ताऊ जी, धोखा मत खाना। अगर आग बुझ गई तो राक्षस मार देंगे। जल्दी वापस आओ, आग बुझने वाली है। जानवरों की गुर्राहट और पिताजी की आवाज डरावनी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आवाज किसकी है।
राक्षस मेरे सामने थे। मैं ठंडे पसीने से भीग गया। पिताजी चिल्ला रहे थे, आग बुझने वाली है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। तभी पिताजी ने पत्थर फेंका, मेरे सिर पर लगा और मैं होश में आया। मैंने देखा मैं सच में पेड़ पर था। मेरा भाई भी चिल्ला रहा था, भाई जल्दी नीचे आओ, आग बुझने वाली है। मैं जल्दी नीचे उतरा, सूखी शाखाएं आग में डाल दी। उस रात हम सो नहीं सके। सुबह होते ही कोहरा छट गया, फिर पहाड़ शांत हो गया। हम बिना रुके नीचे उतर आए। घर पहुंचते ही मैं थक गया। डर मन में बना रहा। ऐसा लग रहा था वो चीज कहीं से आ जाएगी। भाई, हमारे दादाजी के साथ क्या हुआ था? हम भी उस चीज में बदल गए हैं। वो चीज क्या है? भाई की आंखें डर से चौड़ी हो गईं, फिर शांत हो गईं। वो चीज इंसानी खाल में राक्षस है, उसने कहा। फिर उसने एक डरावनी सच्चाई बताई। उसने कहा कि हमारे दादा एक बूढ़े भेड़िए में बदल गए थे। मैंने पूछा, बूढ़ा भेड़िया क्या होता है? भाई ने सीधे जवाब नहीं दिया। उसने समझाया कि पहाड़ों में रहने वालों को जानवरों जैसा बनना पड़ता है। हमें जानवरों की आवाजें निकालनी होती है, उनकी खाल पहननी पड़ती है, गंध अपनानी होती है। इससे हम जानवर जैसे बन जाते हैं। हम पहाड़ों में उनसे बात कर सकते हैं, वे हमसे डरते हैं। मैं ये सब जानता था। बचपन से भेड़िए की खाल पहनकर बड़ा हुआ। धीरे धीरे मुझ में भेड़िए की गंध आ गई थी। फिर उसने कहा, लेकिन इंसानों में जानवरों की प्रवृत्ति कैसे हो सकती है? केवल जानवर ही जानवरों की भाषा समझ सकते हैं। भाई की सांस मेरे कान के पीछे फैल गई। उसमें भालू की गंध थी। मेरी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। अगर इंसान जानवरों की तरह जीता है तो वह फर्क नहीं कर पाता। राक्षस जानवरों से ज्यादा चालाक होते हैं। भाई की बात सुनकर मैं डर गया। अगर मैंने भेड़ियों को घर ले आया तो क्या होगा? भाई हंस पड़ा। उसकी हंसी डरावनी लगी। भाई ने कहा, छोटे भाई चिंता मत करो, हम अभी जवान हैं, वहां नहीं पहुंचेंगे। सिर्फ बुजुर्ग ही भ्रमित होते हैं। वे नहीं समझ पाते कि वे इंसान हैं या जानवर। मुझे भाई का मतलब समझ में आया। बचपन से ही ऐसा था। उम्र के साथ दिमाग और उलझ गया। भाई की बात पर मैं चुप रहा। अगले दिन वह सामान बेचने गया। पिता बिस्तर पर थे। वे बूढ़े का नाम गुदगुदा रहे थे। मैंने सोचा पहाड़ पर नहीं जाऊंगा। गांव में कोहरा पड़ रहा था। पिता ने हमें बुलाया। उनसे दवा की गंध आ रही थी। उन्होंने कहा, गांव छोड़ दो, यहाँ मत रहो। मैंने भाई की तरफ देखा। कहा, पापा भी साथ चलेंगे। पापा ने सिर उठाया। उनकी आंखें हरी चमक रही थीं, फिर आंखें बंद कर लीं। पापा अब नहीं बचेंगे। तुम लोग पैसे लेकर निकल जाओ, शहर में कोई पीछा नहीं करेगा। मैं कुछ और कहना चाहता था। भाई ने मुझे बाहर ले गया। बड़े कोहरे वाले दिन बूढ़ों को बाहर नहीं ले जाना चाहिए। यहाँ रुकना खतरनाक है, चलो मदद ढूंढते हैं। भाई ने कहा, बड़े कोहरे वाले दिन अजीब होते हैं, जानवरों की खालें मत लेना वरना हम भ्रमित हो जाएंगे। मैंने कुल्हाड़ी उठाई। ये मुझे कई बार बचा चुकी है। भेड़िए की खाल देखकर हाथ कांप गए। डर और बढ़ गया। धुंधली यादें आ गईं। क्या यह सच में अजीब है? हम जानवरों जैसे क्यों जी रहे हैं? बाहर जाते समय भाई ने रस्सी ली। हम दोनों की कमर बांध दी। हमारी कमरें रस्सी से बांधी थी। रस्सी कुछ मीटर लंबी थी। हमने कदम बढ़ाए। भेड़िए की आवाज आई। भाई रुक गया। क्या ये भेड़िए की आवाज है? उसने पूछा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। बूढ़े ने भेड़िए भेजे हैं, उसने कहा। इंसान भेड़ियों से तेज नहीं दौड़ सकते। मैं पीछे हटने लगा। घर में तहखाना है, वहीं छिप सकते हैं। भाई ने मेरा कंधा पकड़ा। पीछे नहीं हट सकते, उसने कहा। भेड़िए भूखे होते हैं, अभी भागो, उसने कहा, नहीं तो वे पकड़ लेंगे। ये कछुआ पकड़ने जैसा होगा। वह मुझे खींचने लगा। मैंने कदम नहीं बढ़ाया। पीछे देखा। भाई के पीछे बड़ा साया था। उसकी आंखें चमक रही थी। भाई क्यों नहीं चल रहे? मैंने पूछा। आज काला कुत्ता नहीं भौंका। ये अजीब है। वह भूखा या भेड़िए की आवाज पर भौंकता है। भाई कुत्ता कहाँ है? मैंने पूछा। उसने कहा, कुत्ता बूढ़ा हो गया है, उसे पापा के साथ रहने दो। भेड़ियों से लड़ने के लिए उसे खाना दो। भाई ने मुझे देखा। तुम्हारे सवाल कम नहीं हो रहे। कहीं तुम बूढ़े तो नहीं हो रहे? मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तुम क्या कह रहे हो? शायद तुम बूढ़े हो रहे हो। मैंने रस्सी खोल दी। इसे कमर पर मत बांधो, हाथ में लपेट लो, नहीं तो मुझे डर लगेगा। हमने गांव के लोगों को ढूंढने का सोचा। मुझे डर था कि उनमें भी बूढ़े हो सकते हैं। हम आगे बढ़ते रहे। गांव के बाहर कुछ आकृतियां दिखी। भाई ने तुरंत पूछा, वहां कौन है? कोहरा इतना घना था कि सांस लेना मुश्किल था। हमने स्कार्फ से नाक मुंह ढक रखा था। कोई गंध महसूस नहीं हो रही थी। वे आकृतियां हमारी ओर बढ़ी। हमने दूरी बनाए रखी। भाई ने ऊंची आवाज में पूछा, आखिर वहां कौन है? भूत प्रेत का नाटक मत करो। मेरा अंतर्ज्ञान सचेत हो गया। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। मैंने सोचा कि भाई से कहूं घर वापस चलें। वहां सब कुछ परिचित है। अगर चुप रहोगे तो कुछ करना पड़ेगा। मेरे भाई ने चाकू निकाल लिया। दीवार के पीछे से भालू जैसी आवाज आई। कोहरा थोड़ा छंटा तो हम चौंक गए। सामने दादा खड़े थे, लेकिन दादा तो गायब हो गए थे। क्या वे बूढ़े में बदल गए थे? दादा ने कुछ चौंकाने वाला कहा। बड़े भाई, तुम्हारा छोटा भाई नियंत्रण खो सकता है। मैंने पुलिस को खबर कर दी है, उसे जल्दी संभालो।